जोग्राफी का चैप्टर 1 का है ये, रिसोर्सेज वाले का। तो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास जो सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी है रिसोर्सेज की, हमें सबसे पहले रिसोर्सेज की डेफिनेशन। सो व्हाट डज रिसोर्सेज मीन्स? व्हाट डज रिसोर्सेज मीन? एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा इसकी अच्छी थिकनेस। तो रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज, अरे यार तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी ना। तो रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, एनीथिंग अवेलेबल अराउंड अस, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें पानी चाहिए तो वाटर भी एक रिसोर्स है ना? तो वो हमारी नीड को फुलफिल करेगा। दैट इज़ वॉट रिसोर्सेज मीन। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज़, वेट, तो कोई भी चीज़ जो कि हमारी इन्वायरमेंट में हमारे आसपास है, जो कि हमारे लिए हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, और जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब टेक्नोलॉजिकल के थ्रू उसको हम यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकली भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल, मतलब कि हमारे सिर्फ हम ही इसको एक्सेप्ट नहीं करें, हमारे कल्चर में जितने लोग हैं, कल्चर मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर कल्चर नहीं, कल्चर मीन्स हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं सब इसको एक्सेप्ट करें। तो दिस इज व्हाट रिसोर्सेज मीन। ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन थी। एक्चुअली इसमें रिसोर्सेज ऊपर लिखा था, बट वो स्क्रीनशॉट लेते समय नहीं आया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्सेज जो हैं वो बेसिकली हमें यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में दो टाइप्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ होती है, अबायोटिक मीन्स जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी में होते हैं रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल मीन्स जिसे हम वापस से थ्रू टेक्नोलॉजी हम इसको वापस से टेक्नोलॉजी से नहीं, बट हम इसको वापस से रिन्यू कर सकते हैं। दैट वॉज रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, बट नॉन रेन्यूएबल को हम वापस से नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते। बट ये जो है रेन्यूएबल, उसे हम वापस से रेन्यूएबल को हम वापस से रिन्यूड कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ, बट क्या नहीं रहा, ये इतना ही होता है इसलिए। ठीक है, तो ये रिन्यूड हो सकते हैं और ये कैन नॉट बी रिन्यूड। ठीक है, तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास, नॉन रेन्यूएबल जो है वो हमारे पास लिमिटेड ही हैं, और उन्हें निकालने में हमें बहुत टाइम लगता है, और उन्हें वापस से अकर भी हो जाते हैं कभी कभार, मतलब वापस से रिन्यू हो जाते हैं, बट उन्हें अकर होने में बहुत टाइम लगता है। ओके, और रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलार एंड विंड एनर्जी। ओके, या फिर वाटर ले लो। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में हमारे आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके, ये सब चीज़ें। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कैसे कर सकते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब जो रिसोर्सेज है हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल मीन्स वॉट, कि किसी ने प्राइवेट ओन किया उसको। ओके, कम्युनिटी ओन मीन्स कि इट इज एक्सेसिबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, जितने भी कम्युनिटी के मेंबर हैं, जितने भी कम्युनिटी मतलब हम आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे अराउंड जितने लोग हैं, वो प्रॉपर्टी या फिर वो रिसोर्सेज सबका। फॉर एग्जाम्पल पार्क्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक्स। ये सब चीज़ें जो हैं ये ये जो है वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, मीन्स हम सबका इन पे आते हैं। ओके, बट इंडिविजुअल रिसोर्सेज पे सिर्फ कोई प्राइवेट ही ओन करता है उनको। ओके, देन आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मीन्स जो कि किसी नेशन से बिलोंग करते हैं, उसके नाम से समझ में आता है कि नेशन। ओके, तो वो किसी नेशन से बिलोंग करते हैं। और इंटरनेशनल मीन्स कि कोई नेशन पे उसका पर्टिकुलर हक नहीं है। ओके, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इसको विदाउट कंसिडरिंग दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वो उसको नहीं यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। फिर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आते हैं हमारे पास पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं हमारे वो रिसोर्सेज जो कि रीजन हमारे एरिया में फाउंड होते हैं, एरिया में है, लेकिन हमने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, इनमें लाइक हमें पता है कि ये है। ओके, बट अभी तक हमने उन्हें यूटिलाइज नहीं किया है। एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज वो जो कि अभी हम यूज़ करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, दे कम अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज। और स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनमें पोटेंशियल है हम ह्यूमन बींग्स की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, बट हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और रिजर्व रिसोर्सेज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वैसे ही रिजर्व रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमने रिजर्व करें फॉर फ्यूचर यूज जनरेशन। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन की यूज़ के लिए रखें। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो मैंने भी बताया, तो क्या है ना, बेसिकली रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, तो हमने क्या सोचा ना, ग्रुप में डिवाइड कर देते ताकि हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ईजिली पढ़ सकें। ठीक है, तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमारे पास बायोटिक एंड अबायोटिक आते हैं। तो बायोटिक जिनमें बायोस्फीयर आर ऑप्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर मीन्स उनमें लाइफ होती है। ओके, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, फौना, फ्लोरा। ओके, देन अबायोटिक में जो कि कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉक मेटल्स। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी में रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तो फॉर द फॉर्मेशन। ओके, मतलब रिन्यू हो सकते हैं बट मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्मेशन के लिए। बट रिन्यूएबल में इतना टाइम नहीं लगता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिन्यूएबल, रिसाइकेबल। मेटल्स आर रिसाइकेबल एंड सम फॉसिल फ्यूल्स व्हिच आर नॉट बी रिसाइकल्ड कम अंडर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे हमारे पास आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो कि ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, जो मैंने आपको बताया कि कोई प्राइवेटली ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन, कोई लैंड हो गया, फार्म लैंड हो गया। ठीक है, जैसे अगर आप गाँव साइड वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी के लैंड दिखेंगे, तो दैट वुड बी इंडिविजुअल रिसोर्सेज, उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का ही हक है। ठीक है, देन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मीन्स विच इज एसेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नोन एज कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, जो कि कम्युनिटी के मेंबर्स के एसेसिबल है कम्युनिटी रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरल ग्राउंड एक्सेट्रा। इसके अंदर आप पिकनिक स्पॉट भी लिख सकते हो, प्ले ग्राउंड लिख सकते हो, फिर पब्लिक पार्क्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओके, नो नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि
आते हैं विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया। जो भी रिसोर्सेज पॉलिटिकल बाउंड्रीज और ओशनिक एरियाज के अंदर आते हैं, सपोज ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज है और ओशन एरिया, ठीक है, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे सब किसका होगा, वो सब होगा हमारा यानी कि नेशन का। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैनल, ओके, रोडवेज, रेलवेज, ये सब पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आता है, इवन ओशनिक एरियाज के अंदर भी आता है इसलिए, ठीक है। रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, फिर वाटरवेज भी पता, वाटरवेज का मुझे नहीं पता, बट हाँ रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, इन सबको हम अंडर नेशनल होते हैं, ठीक है। और देखते हैं इंटरनेशनल क्या होता है, इज अ साइंटिफिक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स दैट एम टू हेल्प नेशन यूज नेचुरल रिसोर्सेज सिस्टमली विदाउट कंप्रोमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमनिटी। इंटरनेशनल रिसोर्स वही होता है जो कि दूसरे ये बेसिकली ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उनको ओन करते हैं, ठीक है, वो उनको चलाते हैं, ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज उनको, ठीक है। और वो अगर सपोज किसी नेशन को चाहिए है रिसोर्सेज, तो वही यही इंटरनेशनल रिसोर्सेज ही उन्हीं नेशंस को दिए जाते हैं बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे मैंने बताया कि जो कि एरिया में है लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है डाटा पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। और डेवलप रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है एंड जो भी हम यूज़ करें, एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोल, ठीक है। दैन स्टोक रिसोर्सेज जो कि हमारे पास सेपरेट टेक्नोलॉजी है, मटीरियल्स टू हैव, हाँ हमारे पास सेपरेट हाँ सॉरी ये नहीं है, हाँ हमें पता है कि हम ह्यूमन बींग्स की नीड को कर सकते हैं कंप्लीट, लेकिन हमारे पास ऐसी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। रिजर्व रिसोर्सेज में आते हैं विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि जो एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उसको यूज़ करके हम जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, बट हमने उन्हें रिजर्व करके रखा है ताकि हम उसे फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर, ठीक है, which can be utilized for the future generation, okay। रिजर्व वापस ये आ गया रिवर वाटर, ओके। एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके। जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इवन हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी, ठीक है। बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ओके। लेकिन क्योंकि हम जो रिसोर्सेज उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से, जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। भले जो रिसोर्सेज हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देयरफॉर इज एसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पीस। इसलिए हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है ताकि सबकी लाइफ जो है वो एक पीस में रह सके, ठीक है, शांति से रह सके, लड़ाई झगड़ा में, इसलिए सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है। दिस कैन बी अचीव थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम कैसे मिल सकते हैं, बाय यूजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग। दो चीज़ें हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग करके, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट मतलब हाँ सॉरी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट ऐसे हो ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज ना हो, और हम ऐसे जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उस रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, ठीक है। तो यही नहीं है कि प्रेजेंट वाले सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर उनको प्रिजर्व करना, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है रियो द जेनेरियो समिट 1992, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ओके। जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, वो हेल्ड इन द रियो द जेनेरियो, ठीक है, नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, आई डोंट नो क्या है, बट रियो दे जेनेरिया, ठीक है, ये जून में हुआ था। द समिट एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके। इसके अंदर क्या था, जो भी प्रॉब्लम्स है एनवायरमेंट को लेके, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सबमिट किया था, एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम को रखा गया था इस समिट के अंदर, ठीक है। लीडर्स ऑफ मोर देन 100 कंट्रीज साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, ओके। 100 से ज़्यादा कंट्रीज के लीडर्स थे, उन्होंने इस डिक्लेरेशन पर साइन किया था कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। दे ऑल्सो अडॉप्टेड एजेंडा 21, ठीक है। इन लोगों ने एजेंडा 21 भी अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 में क्या था, देखो, इट इज अ डिक्लेरेशन साइन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ओके। ये जो है ये एक डिक्लेरेशन था, ठीक है। दिस वाज अ डिक्लेरेशन जो कि साइन किया था, कहाँ पे साइन किया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ओके। ये 1992 में होता है, कहाँ पे होता है, एट रियो दे जेनेरिया, ये ब्राज़ील में है, ठीक है। इसका एम ये था टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, ओके। उसका ये था कि जो भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट में जो भी डैमेज हो रहा है, ठीक है, पॉवर्टी है, डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, ठीक है, जो भी डिसीजेस फैल रही हैं, ठीक है, तो इन सबको क्या करना था, हमें कॉम्बैक्ट करना था, मतलब कि इन सबको खत्म करना था, इन चीज़ों को, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो भी हो रही है, पॉवर्टी को खत्म करना था, डिसीजेज जो फैल रही हैं दुनिया में, उन सब चीज़ों को हमें खत्म करना, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 20, ठीक है। और इनका मानना ये भी था कि हर लोकल गवर्नमेंट के पास अपना एजेंडा 21 होना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज वॉट एजेंडा 21। तो बेसिकली एजेंडा 21 कुछ नहीं है, ये डिक्लेरेशन था, कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन था जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने साइन हुआ था, ठीक है। कहाँ पे होता है, रियो दे जेनेरिया, जो कि ब्राज़ील में है। इनका एम ये था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट की जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी है, डिजीजेज हैं, ठीक है, इन सबको कॉम्बैक्ट करना था। और इनका एम ये भी था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का एजेंडा 21 को एक्सेप्ट करे, ठीक है, ड्रॉ करें एंड इवन एक्सेप्ट करें, ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग, ओके। तो हमने देखा कि जो ये जो प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ गई,
हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, ताकि एक सस्टेन लाइफ मिल सके सबको। तो इसके लिए हमारे पास दो वेज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है ना, अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स प्लानिंग, तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग करना किसी भी चीज़ की, ताकि प्लानिंग क्या है, ये एक स्ट्रेटजी है, ओके, दिस इज अ स्ट्रेटजी कि आप जुडिशियल यूज़ कर सको किस चीज़ का, रिसोर्सेज का, ठीक है, जुडिशियल यूज़ कर सको रिसोर्सेज का। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ स्ट्रेटजी, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी टू for the judicial use of the resources, okay? Resources planning is essential for sustainable development in India because some regions are rich in one resources but are deficient in other resources. Resources planning बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्यों? क्योंकि कुछ रीजन्स जो है, कुछ एरिया जो है वो किसी चीज़ में रिच है, तो कुछ किसी चीज़ में डेफिशिएंट है, ठीक है। सपोज हम कोई भी शहर की बात करते हैं, मुंबई सपोज एग्जांपल के लिए, सपोज मुंबई में अगर किसी चीज़ की कमी है, नहीं सॉरी, सपोज मुंबई किसी चीज़ के लिए रिच है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल, राइट, वो किसी चीज़ में डेफिशिएंट भी होगा, ओके। तो यही है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना है, ये जो पैराग्राफ है इसमें यही बताया, वाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए एसेंशियल है बिकॉज सारे रीजन्स हर चीज़ में रिच नहीं है, कुछ किसी चीज़ में रिच है तो कोई किसी चीज़ में डेफिशिएंट है। तो इस चीज़ को बराबर करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को इक्वल करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स, ओके, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है किस चीज़ में, कि उनके पास अपने खुद के रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत रिसोर्स नहीं, बस सेल्फ सफिशिएंट, उन्हें किसी और से रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट, यू नो, सपोज मैंने बोला कि नहीं, मेरे को किसी से मदद चाहिए, मैं खुद कर लूँगी, तो लाइक दैट, ठीक है। एंड देयर कुछ रीजन ऐसे में जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रीजन हैं जिनमें किसी रिसोर्सेज की कमी होती रहती है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें शॉर्टेज होती है वाइटल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल झारखंड एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड मध्य प्रदेश, ओके, एग्जाम्पल है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया होती है, ओके। ओके, सो बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ओके, सो जो इंडिया में हमारी जो रिसोर्स प्लानिंग जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसलिए इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस क्या क्या है वो देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, ठीक है। तो क्या है ना, इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस वजह से इसको क्या किया, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, ओके। हमें क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। जो भी रीजन्स में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या कहते हैं, हम जितने भी रिसोर्सेज हैं रीजन्स में, जिस रीजन्स में जो रिसोर्सेज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें ये रहते हैं, सर्वे करना पड़ता है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं ना, और हमें करना पड़ता था मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो पहली स्टेप ये होती है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज हैं रीजन्स में। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव करते हैं, क्वांटिटेटिव करते हैं, ठीक है। एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, मेजरमेंट करते हैं रिसोर्स का, तो ये रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर आता है इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बनाते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या है, एंड वर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्केल एंड सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, किस चीज़ की कैसे क्या प्लान करते हैं कि हमारे पास जो भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जो रिसोर्स प्लानिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको हम अपना सकें, अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। फिर करते हैं मैचिंग द रिसोर्सेज। अब हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज है उनको मैच करते हैं कि वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में साथ देती है कि नहीं देती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैच करते हैं रिसोर्सेज का कि क्या वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। मतलब हम पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, मैच करते हैं सारे रिसोर्सेज को कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ओके। सो ऐसी होती है प्लानिंग इन इंडिया। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो, रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में कॉम्प्लेक्स है, इसलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं। क्या क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या चीज़ करते हैं, इसके लिए हम करते हैं सर्विंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव करते हैं, क्वांटिटेटिव करते हैं और मेजरमेंट करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। फिर आता है इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हम बनाते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हम देखते हैं अपनी जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है और हम अपनी जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उससे इसको यूज़ करके हम प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, कि क्या वो मैच कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि क्या क्या होती हैं रिसोर्सेज इन इंडिया, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। इंडिया स्मार्ट फोर्स, ओके। उसके बाद एक और पॉइंट, इंडिया मेड concentrated efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence, ओके। इंडिया ने बहुत एफर्ट्स किए हैं ताकि वो रिसोर्सेज में अच्छे से रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से कर सके, ठीक है। और मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से तो ज़्यादा अच्छे से कर सके, ऐसे उन्होंने गोल बनाई है बाय द फर्स्ट 5-year प्लान से, ठीक है। अब आती है बारी अपने रिसोर्सेज एंड कॉलोनाइजेशन की, ठीक है। ओके, इसमें क्या है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज कॉलोनीज द मेन अट्रैक्शन फॉर द रीजन्स इन्वेंटर्स, ओके। रिच नेचुरल रिसोर्सेज होते थे, इसी वजह से जो कॉलोनीज होती थी वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती थी, ठीक है। जो उसमें इंडिया में पहले जब फॉरेन कंट्रीज़ ने हम पे कॉलोनाइज किया था हमें, तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास रिच नेचुरल रिसोर्सेज थे, यही चीज़ उनके लिए एक अट्रैक्शन बन गया, वो हमारी कंट्री पे आए, हमारी कंट्री में आए और हमें कैप्चर किया ताकि वो हमारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर सकें, ठीक है। तो उनका मेन प्लान क्या था कि तो था कि वो हमारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर सके, राइट। तो उनका मेन अट्रैक्शन यही था, हमारे रिच नेचुरल रिसोर्सेज। जो मेन रिच नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं यही एक मेन अट्रैक्शन होता है रिसोर्सेज के लिए, मेन अट्रैक्शन होते हैं फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। फॉरेन इन्वेडर्स मीन्स कि वाकई राज करते हैं, ठीक है। Then technologically development of the colonizing countries help them to exploit resources of the colonized regions. Technological development of the colonizing countries help them to, okay, तो
तो जो ये जो कंट्री होती हैं जो हमें कॉलोनाइज़ करती हैं, ये जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, नहीं एक सेकंड, जो कंट्रीज़ कॉलोनाइज़ करती है क्या करती है, जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ होती हैं उनसे रिसोर्सेज लेके अपनी कंट्री में देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश क्या करती थी, हमारे रिसोर्सेज को लेके अपनी कंट्री में भेजती थी, है ना। तो ये चीज़ होती है, वो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाता है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के थ्रू अपने हमारे रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते हैं। इंडियाज एक्सपीरियंस बाय कॉलोनाइजेशन दैट द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज द टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। तो इंडिया ने कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, साथ ही साथ। तो बेसिकली इंडिया ने कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, ये चीज़ उनको समझ में आई कि रिसोर्सेज, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी होना, तभी हम इंडिया की प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी होगी तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सामान को, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज़ इंडिया ने कॉलोनाइजेशन के टाइम पे समझी। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक सेकेंड, ये ओके। सो हमें करना है कंजर्वेशन रिसोर्सेज। अब हमने रिसोर्स प्लानिंग देख ली, अब ऑब्वियसली बात है जो जुडिशियल यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, उसके लिए हमें कंजर्वेशन करना भी ज़रूरी है रिसोर्सेज के, है ना। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, है ना। रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपमेंट के लिए। तो ओवरकम द प्रॉब्लम रैशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो सी क्योंकि जो इरेशनल कंजप्शन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है, मतलब रिच पीपल को ज़्यादा मिल रहा है, पुअर को कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इरेशनल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज का एंड द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे थे किसी भी रिसोर्स को। फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लो, वाटर भले आपके पास कितनी भी क्वांटिटी में आता हो, बट आप क्या करते हो, कभी कभार नल खोल के चले गए, कहीं पे कुछ कर दिया, है ना। तो हमें ये लगता है कि हमारे पास तो भरपूर है चीज़, तो हम उसको वेस्ट कर सकते हैं, है ना। बट वॉट अबाउट दोस्त जिनके पास नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इरेशनल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड द ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें कंजर्वेशन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है। एट इंटरनेशनल लेवल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एडवोकेटेड एट 1968 एट क्लब ऑफ रोम। ओके, तो इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन कब हुआ था, बाई इन 1986, और किसने स्टार्ट किया था, क्लब ऑफ रोम, ठीक है, 1987 में। ओके, द ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट एक्सटेंसिवली मेंशन द नेसेसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी, उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। किसने बताया था, ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट है, ओके। इसका ये नाम बहुत ज़रूरी है, सो यू मस्ट। ओके सर, बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। तो लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है लैंड जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये लैंड भी लिमिटेड है, इसलिए हमें इसकी भी केयरफुली प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, सो इट इज़ नीडेड टू बी इट नीड्स टू बी यूज विद केयरफुल प्लानिंग, ठीक है। क्योंकि ये लिमिटेड है, इसलिए हमें इसके लिए भी प्लानिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ लिमिटेड होती है उसके लिए हमें प्लानिंग करनी ही पड़ती है, ओके। तो सबसे पहले लैंड का देखें तो क्या है, लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, और उसको अच्छे से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया में, ओके। इंडियाज जोग्राफिकल एरिया कॉम्प्रोमाइज द वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिलीफ फीचर्स, राइट। रिलीफ फीचर्स कौन कौन से आते हैं, हमारे माउंटेन्स हो गए, फिर माउंटेन्स, प्लेन्स, फिर प्लेट्यूज, ये सब क्या हमारे रिलीफ फीचर्स, राइट। तो इंडिया में कम से कम 43 इंडिया में जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें बहुत इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें बहुत सारे वैरायटी और रिलीफ फीचर मिलता है, राइट। 43% आप देखोगे तो आपको 43% मिलेगा प्लेन्स, ठीक है। 43% आपको प्लेन्स मिलेगा, 27% आपको प्लेट्यूज मिलेंगे, 30% आपको क्या मिलेंगे, माउंटेन्स, ठीक है। 30% माउंटेन्स एंड 27% प्लेट्यूज एंड 43% प्लेन्स, ठीक है। 43% आपको मिलेंगे प्लेन्स, 27% आपको मिलेंगे प्लेट्यूज, 30% आपको मिलेंगे माउंटेन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो प्लेन ही मिल रहा है, राइट। तो ये है लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है, ओके। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, इसको रब कर देते हैं, ओके। सो 27% प्लेट्यूज, 30% माउंटेन्स, 43% प्लेन्स, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम कैसे यूटिलाइज करते हैं लैंड को, ओके। द जोग्राफिकल प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज यूज फॉर वेरियस इकोनॉमिकल पर्पसेस। गाइस आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल मिस्टेक कर रही हूँ और अटक भी रही हूँ बीच में, बट गाइस प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, मतलब सॉरी आई एम सेइंग कोऑपरेट करिए प्लीज़ गाइस, सॉरी, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो लैंड यूटिलाइजेशन, द जोग्राफिकल प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज यूज फॉर वेरियस इकोनॉमिकल पर्पसेस, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट, लैंड का यूज़ होना फॉर वेरियस इकोनॉमिकल प्रोसेस, ठीक है। लैंड का यूज़ क्यों होता है, ऑब्वियसली किसी इकोनॉमिकल पर्पस के लिए होगा। अब तुम ऐसा तो है नहीं कि लैंड तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है और तुम सोच रहे हो उसको काटते हैं जाके, काटते हैं, ठीक है, ओके। तो हम लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस चीज़ के लिए करते हैं, फॉरेस्ट। सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं। लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर, ठीक है। लार्ज एरिया जो है ना फॉरेस्ट का, वो फॉरेस्ट और क्या कह रही हूँ मैं, ओके। तो जो लार्ज एरिया है ना लैंड का वो फॉरेस्ट ही कवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लैंड का यूज़ कहाँ पे हुआ, इन द फॉरेस्ट, और ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, ये फॉर है, ठीक है, फॉर छोड़ नहीं आ रहा सही से, ओके। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, तो वो लैंड जो कि कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि है
वेस्ट लैंड्स, जो भी वेस्ट लैंड्स होते हैं वो आते हैं नॉट फॉर कल्टिवेशन वाले के अंदर, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, वो लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज वाले रोड, ठीक है। कहीं पर बिल्डिंग, आप ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर बिल्डिंग बननी है वहाँ पर कल्टिवेशन नहीं कर सकते, राइट। कौन करेगा ऐसा, एक बार करके देखेंगे ऐसा, क्या पता फेंक दे कोई। ओके, क्या होती है, ओके छोड़ो, उनके वापस इसको बाद देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो कि वेस्ट लैंड वगैरह होते हैं, या फिर वो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाले लैंड जिसमें फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड रोड्स, ठीक है। अनकल्टिवेटेड अदर लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड होता है, अनकल्टिवेटेड अदर लैंड। तो इसमें क्या होता है, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये होते हैं परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि लोग अपने गाय को चराने आते हैं, राइट। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, वो अपने घास नहीं, गाय को चराने आते हैं, तो वो कोई कैसे वहाँ पे कल्टिवेशन कर सकता है, राइट। तो वहाँ पे क्या है, ग्रेजिंग लैंड है, ओके। देन परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है, बट अंडर मेंशन ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, ओके। ये वेस्ट लैंड होते हैं, ठीक है, ये भी वेस्ट लैंड ही होते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कल्टिवेशन नहीं आ रहा, मतलब वेस्ट लैंड ही होगा कोई सा, ठीक है। फिर आते हैं फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होता है, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। तो करंट फैलो जो होते हैं, ठीक है, करंट फैलो ओके। करंट फैलो क्या होता है, करंट फैलो वो होते हैं जो कि लेफ्ट कर दिए जाते हैं विदाउट कल्टिवेशन फॉर लेस देन और फॉर 1 ईयर, ठीक है। ठीक है, तो वो बोलेंगे करंट फैलो, ठीक है। करंट फैलो क्या होता है, विच आर लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। एग्रीकल्चर ईयर का जितना ईयर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर ईयर के लिए, ठीक है। एक सेकंड, क्या बोल रही है, हाँ सॉरी, ओके। तो करंट फैलो क्या होता है, वो लैंड जो कि विदाउट कल्टिवेशन लेफ्ट कर दी गया है फॉर 1 या फिर लेस देन 1 ईयर, फॉर लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, या फिर ईयर भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे एग्रीकल्चर लिख दो, ज़्यादा बेटर है। अदर देन करंट फैलो कौन से होता है, अदर देन करंट फैलो में आते हैं जो कि अनकल्टिवेटेड रहता है फॉर 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। देखो करंट फैलो को जब सपोज लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अदर देन करंट फैलो, ठीक है, जो कि अनकल्टिवेटेड रहते हैं फॉर 1 to 5 ईयर्स एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है। नेट जोन एरिया कहता है इट इज़ अ टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स, ठीक है। अब नेट जोन एरिया में आते हैं हमारे क्रॉप्स की बारी, ठीक है। ये वो एरिया जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करता है, इट रिप्रेजेंट्स एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वन साइड। ये वो एरिया होता है जहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं जो कि सिर्फ एक साल के लिए, ठीक है। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया में क्या लैंड यूज़ पैटर्न है, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी एक्सेट्रा, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ओके। तो इसमें ये है, तो इसका मतलब ये है कि लैंड का यूज़ कहाँ पे कैसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लैंड का जो यूज़ होता है वो डिटरमाइन करता है, यानी कि वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इसके फिजिकल फैक्टर्स कैसे होंगे। फिजिकल फैक्टर्स मीन्स कि उसका क्लाइमेट कैसा होगा, उसका सॉइल टाइप कैसा होगा, उसका टोपोग्राफी कैसे होगी, और एज वेल एज ह्यूमन्स पे भी, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जहाँ ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिल सकती है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा कल्चर और ट्रेडिशन मिलेगा वहाँ पे लैंड का यूज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लैंड का यूज़ कहाँ पे ज़्यादा होगा, उसके ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उसके फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि उसके क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है, ह्यूमन फैक्टर्स में आता है कि उसकी पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, पॉपुलेशन कैसी है, देन कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 33.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया वो है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आउट ऑफ दिस द लैंड एंड परमानेंट पैस्चर हैज़ डिक्रीज, तो इसमें से जो लैंड है जो कि परमानेंट पैस्चर था वो डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। जो परमानेंट पैस्चर रहता था जहाँ पे आप ना लैंड की उसको मतलब उसको आप कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, वो लैंड जो है वो डिक्रीज़ हो गया, ओके। इन इंडिया लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ टोटल एरिया। तो लैंड यूज एरिया यूज डाटा, ठीक है, लैंड का जो लैंड यूज़ कर सकते हैं वो 93% ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। मेजर चेंजेस प्लेस इन लैंड यूज पैटर्न इंडिया, एक मिनट, ओके। तो इस पैराग्राफ में मैं ये बताया कि कैसे धीरे धीरे चेंजेस हैं इन द यूसेज ऑफ लैंड, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। बिटवीन 1960 एंड 61 एंड 2014 एंड 15 मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन लैंड यूज़, ओके। तो 1960 से 61 एंड 2014 से 15 तक बहुत से चेंजेस आए जिसकी वजह से लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हुआ इंडिया में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द अदर करंट फैलो लैंड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज वेरी हाई। तो जो मोस्ट ऑफ द करंट फैलो लैंड है, ठीक है, वो बहुत पुअर क्वालिटी का, कल्टिवेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरियाज वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, और जो पैटर्न है ऑफ नेट जोन एरिया वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी करता है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया में वो बहुत कम है, लाइक 33% ही फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। फिर वेस्ट लैंड जो है उसमें हमारे पास एरिड एंड डेजर्ट एरिया से बात आते हैं इसमें, ठीक है। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, सॉरी गाइस मैं ये मास्क इग्नोर करेंगे क्योंकि मेरा गला ख़राब है, ओके ओके। एनीवेज वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी एरिड एंड डेजर्ट एरियाज, जो भी वेस्ट लैंड में आता है हमारा जो डेजर्ट एरियाज है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं वेस्ट लैंड में। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर, जो लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर एरिया में आता है, ठीक है, वो हमारे पास वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमारे पास है
सेटलमेंट है, ठीक है। मतलब जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है वो हमारी ये बिल्डिंग्स वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। बिल्डिंग्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, रोड्स हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गए, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे चीज़ें, सबसे पहले जो करंट वाला लैंड है, ठीक है, करंट वाले लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इवन जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन वो भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो नेचुरल एरिया है वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंडिया में 33% ही है, ठीक है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। एंड वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी एडेड एंड डेजर्ट, क्योंकि वेस्ट लैंड में हमारे पास डेजर्ट एरियाज भी आ जाते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। और जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उसमें हमारे पास ये बिल्डिंग्स आ जाती है, रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज और चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आते हैं हमारी नॉन एग्रीकल्चर यूजेस से, ठीक है। ओके, देन लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लैंड रिसोर्सेज विच इज एक्सेलरेटेड टुडे बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग। ओके, तो लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, अब तो कॉमन ही ऑब्वियसली, ठीक है, जो कि क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, लाइक डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फिर ओवरग्रेजिंग की वजह से, देन माइनिंग की वजह से। तो क्या क्या रीजन है, सबसे पहले ओवरग्रेजिंग, ठीक है, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, फिर माइनिंग, ठीक है। तो ये रीजन्स हैं हमारे इसके लैंड डिग्रेडेशन के, ठीक है। क्या क्या रीजन है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया एंड माइनिंग, ओके। तो द रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इज डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड ओवरग्रेजिंग। नेचुरल फैक्टर्स लाइक वाटर, विंड एंड सॉइल, ठीक है, नेक्स्ट लैंड नेचुरल फैक्टर्स लाइक वाटर एंड विंड। हाँ, जो वाटर एंड विंड है उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी ना उसकी वजह से भी सॉइल पे असर करता है, ठीक है, लैंड वाटर और विंड भी, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, सपोज पानी है तो पानी आ रहा है तो वो जो टॉप सॉइल होती है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। और विंड भी यही करता है हमेशा, ठीक है। विंड जब आती है तो क्या होता है, टॉप सॉइल जो होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। हमें यार समझो अब क्या करें, ओके। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी, ठीक है। और कुछ माइनर प्रोसेसेस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। और कुछ मिनरल प्रोसेसेस, ठीक है, कुछ मिनरल प्रोसेसेस भी होते हैं, सपोज मिनरल्स निकालने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उनकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन की वजह से और नेचुरल फैक्टर, ठीक है। ह्यूमन की वजह से कैसे कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग, एंड नेचुरल होता है विंड और वाटर की वजह से, ठीक है। और कुछ मिनरल्स एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, ओके। मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। अब कैसे कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले मेजर्स टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो अब क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन। ओवरग्रेजिंग करते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। माइनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, कंट्रोल करना चाहिए माइनिंग को, ठीक है। फिर शेल्टर बेल्ट्स बनाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, जो वाटर होता है जो कि इंडस्ट्री से आता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर सैंड ड्यून्स वगैरह बनाने चाहिए। सैंड ड्यून्स आपको पता है ना, बनते आपने पढ़ा होगा 9th में, तो वही सैंड ड्यून्स है, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स बनाने चाहिए, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, शेल्टर बेल्ट्स बनाने चाहिए, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, जो अपनी प्रॉपर मैनेज करो ग्रेजिंग प्रोसेस को, एंड एफॉरेस्टेशन करो, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज़, शेल्टर बेड बना लो, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करो वाटर का, और फिर सैंड ड्यून्स बनाओ, ठीक है। फिर आते हैं सॉइल पे। सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। सॉइल जो लिविंग सिस्टम है, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑब्वियसली बात है वो भी एक लिविंग सिस्टम है, और वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। भले ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज फिश एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन्स हो, ठीक है, किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सबको सपोर्ट करता है, इवन वो खुद भी एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे बनता है, तो सॉइल जो है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, ठीक है। तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने के लिए, okay. Soil up to a few and in depth relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation, another form of life and time are important factors of formation of soil, okay. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, ठीक है, और फिर क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के, ठीक है। सॉइल्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं, एलिबल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन। कौन कौन से हैं, एलिबल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। ये गुजारते कुछ आगे, ओके। तो एलिबल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, ठीक है, ओके। अब जाते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे, एलिबल सॉइल पे, ठीक है। सबसे पहले हमारा एलिबल सॉइल, ठीक है। एलिबल सॉइल जो वो एक इम्पोर्टेंट एलिबल सॉइल जो ये वाइड स्प्रेड सॉइल है, ठीक है। इंडिया के अगर मैप पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्प्रेड जो सॉइल मिलेगा आपको वो होगा अपना एलिबल सॉइल। तो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड कौन सा होता है, एलिबल सॉइल, विच हैज़ बीन डिपोजिट बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, ठीक है। ये कैसे डिपोजिट हुआ है, बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स के वजह से, कौन से, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इंडस, गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र, इन 3 रिवर्स की डिपोजिशन की वजह से क्या बना है अपना एलिबल सॉइल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको तो रेड से करते हैं,
इसको पहले मिटा देते हैं, अच्छे से करते हैं राइट, इसको डिपोजिटेड पर ऐड करते हैं। हिमालय 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हिमालयस की, इंडस, गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इनके क्या बोलते हैं डिपोजिशन से बना है, ठीक है। ये गंगेस एक गंगा से, मिनट में चेक करके बताते हैं। एक्चुअली बुक में देखोगे तो वो गंगा लिखा है, ठीक है। तो आप देख लेना, गंगेस लिखना तो गंगेस, नहीं तो गंगा लिखना, बिकॉज बुक में गंगा दिया था, कैसे गंगा लिखना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ट्री सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश फॉस्फोरिक एसिड, ओके। ये जो सॉइल्स होते हैं इनमें होता है पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। क्या क्या चीज़ होती है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये सब चीज़ें होती है अपने एलुवियल सॉइल, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ वेरियस अमाउंट्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है एंड क्ले होता है, अकॉर्डिंग टू एज डिवाइडेड ऑफ, ठीक है। एलुवियल सॉइल को हम एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज खादर और बंगा, ठीक है। खादर जो होता है वो हमारा होता है न्यू एलुवियल, ठीक है। ये हमारा न्यू एलुवियल होता है, ये हमारा होता है ओल्ड एलुवियल, ओल्ड, और ये हमारा होता है न्यू, ठीक है। न्यू एलुवियल एंड ओल्ड एलुवियल, ठीक है। बंगार, बंगार नाम से ही समझ आ रहा है ना, कुछ पुरानी चीज़, ओके। इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, वीट एंड सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप्स, ओके। इसकी सीरियल यूज़ कर सकते हो, शुगर कैन, पल्सेस, सीरियल, क्रॉप्स, ठीक है। 2 चीज़ याद कर लो, शुगर कैन और सीरियल याद करो, या फिर वीट याद करो, शुगर कैन, वीट एंड सीरियल, ठीक है। ये सीरियल तो आते हैं ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल, इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं ब्लैक सॉइल को, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, ओके। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, ओके। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। द फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल आर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलॉन्ग विद द पैरेंट रॉक कंडीशन, ओके। क्लाइमेटिक कंडीशंस और पैरेंट रॉक कंडीशन की इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इट इज ऑन द डेकन ट्रैप, ठीक है। ये आपको मिलेंगे डेकन ट्रैप पे, ठीक है। ये जो होता है वो लावा के फ्लो से बनता है, हमारे ब्लैक सॉइल जो होता है वो लावा के फ्लो से बनता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम। इसमें भी मैग्नीशियम, इसमें होता है पोटैशियम, लाइम, ठीक है। इसमें पोटैशियम, पोटैश, कहते हैं पोटैश, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसमें पोटैशियम, लाइम याद कर लो, ठीक है। और मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड कैल्शियम, ठीक है। फिर कब होता है प्रैक्टिस है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है, मालवा में है, मध्य प्रदेश में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है, छत्तीसगढ़ में भी यही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन सब में क्या है, ब्लैक सॉइल। अब आते हैं रेड इन कलर पे, ठीक है। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स इनटू क्रिस्टलाइन, ठीक है। ये रेड कलर का है क्योंकि इसमें आयरन पार्टिकल्स का डिफ्यूजन है, ठीक है। और ये येलो कलर हो जाता है जब ये रेड होता है, ठीक है। इट इज फाउंड द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा साइड में होता है, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। फिर गंगा प्लेन्स वगैरह में भी साइड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है, अलॉन्ग विद द पेडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के भी कुछ जोन्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लेटरेट सॉइल पे। लेटरेट सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, ठीक है। एक मिनट, लेटर सॉइल जो है वो लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है लेटर, विच मीन्स ब्रेक, ठीक है। लैटिन वर्ड में लेटर का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। इट मीन्स ब्रेक, ठीक है। लेटर सॉइल डेवलप्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, लेटर सॉइल जो होते हैं वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, सॉरी, ठीक है। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन वेस्टर्न घाट्स वगैरह में फाउंड होते हैं मोस्टली। महाराष्ट्र साइड में भी मिल जाएंगे आपको, बंगाल में मिल जाएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। देन आते हैं एरिड सॉइल पे। अपना ये एरिड सॉइल है कि लास्ट है, नहीं और भी है एक और, ओके। रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, एरिड सॉइल जो होते हैं वो रेड टू ब्राउन ये रेंज करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रेड टू ब्राउन ये रेंज करते हैं सॉइल में, ठीक है। सैंडी होते हैं टेक्सचर में और सैलाइन होते हैं नीचे में सैलाइन होते हैं और सैंडी टेक्सचर में सैंडी होते हैं, ठीक है। एरिड सॉइल इज फाउंड इन ड्राई रीजन्स पे, ड्राई रीजन्स में आपको मिलेगा एरिड सॉइल, ठीक है। ऑब्वियसली ड्राई रीजन मतलब आपको पता चल गया राजस्थान, राइट। इन सम एरियाज कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड इन द सॉइल ड्यू टू इवेपोरेशन वाटर, ओके। कुछ एरियाज में सॉल्ट जो है वो इसी सॉइल के थ्रू डराइव ऑब्टेन होता है, ठीक है। इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ओनली विद सूटेबल एग्रीकेशन मैथड्स एज इन, ओके। ये सॉइल तभी सूटेबल है अगर आपके पास एग्रीकल्चर करने के लिए इरीगेशन मैथड है, ठीक है, तभी इस सॉइल यूज करो। उसके बाद हैं फॉरेस्ट सॉइल पे, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल बाय नेम फॉरेस्ट एरियाज में फाउंड होते हैं, हिली एरियाज में मिलेंगे आपको, माउंटेनियस एरियाज में मिलेंगे जहाँ पे सफिशिएंट रेन वाटर अवेलेबल है, ठीक है। इस माउंटेन साइड में ऑब्वियसली सफिशिएंट रेन अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इट इज फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज, रिवर टेरेसेस वगैरह पे मिलेंगे आपको, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस, ठीक है। यहाँ पे मिलेंगे लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज, ये आपको लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में मिलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, जो अपर लेयर है सॉइल की, सपोज सॉइल की जो अपर लेयर है वो उसकी रिमूव हो जाना और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस से जाती है बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। या तो नेचुरली जा सकती है या तो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जा सकती है, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, कॉजेज क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ओके। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर अपनी ओवरग्रेजिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ होगी, फिर नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, विंड, वाटर, ठीक है। विंड, ग्लेशियर, वाटर इनकी वजह से भी हो गया, ठीक है। रॉन्ग वे ऑफ प्लगिंग का रॉन्ग वे, ठीक है। और फिर विंड जो है वो सॉइल को ले जाती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो गई अपनी,
एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, सॉरी क्या बोल रही हूँ, तो डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, फिर नेचुरल फैक्टर्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, ठीक है, रॉन्ग वे ऑफ प्लगिंग, इतने याद करो, ये भी याद कर लो, ठीक है। देन ये सभी चीज़ें वही हैं, ठीक है। फिर सॉल्यूशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉल्यूशन क्या है, प्लगिंग अलॉन्ग द काउंटर लाइन्स जो होती हैं उनके अलॉन्ग में हमें प्लगिंग करना चाहिए। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स, स्लोप्स में हम स्लोप्स की जगह पर को स्टेप्स के फॉर्म में कट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कट करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, ये एरो ऊपर जाना चाहिए, लाइक ये स्लोप्स हैं, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइक ये सीढ़ियों के फॉर्म में हो गए, जिगजैग जिगजैग ऐसे, ठीक है, स्लोप्स के फॉर्म में, दिस इज हाउ ये होना चाहिए। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर ग्रो बेटर बिटवीन क्रॉप्स, ठीक है, एफोरेस्टेशन करो, माइनिंग को कंट्रोल करो, ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ कंट्रोल करो, ठीक है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, ओके, ट्रीज़ को लाइन में ग्रो करना ताकि वो एक शेल्टर बना सके, ठीक है, मतलब वही एफोरेस्टेशन, ठीक है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, ट्रीज़ की जो है वो लाइन, ट्रीज़ की लाइन बनाना ताकि वो एज अ शेल्टर काम कर सके, ठीक है। ओके, तो हमने अपना ये फर्स्ट चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई गेस मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा लगा उसे कंप्लीट करने में, बट ओके, हमने फाइनली कंप्लीट करा इस चैप्टर को, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया चैप्टर। ओके गाइस, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड सॉरी आपको बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, सॉरी आपको बहुत सारे गलत प्रोनाउंसिएशन मिले चीज़ों के, ठीक है, एंड सॉरी फॉर बीच बीच में अटकने के लिए, ओके, सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।